चलो करते हैं स्टार्ट। हम ऐसे 550 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जल्दी से इसको रिवाइज करके। ठीक है, उस दिन मैंने ऐसे 550 की कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको दे दी थी, है ना। तो आज अपन जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। आने वही वाले टॉपिक्स ही हैं। क्रंच लाइनें जो आपके पास थी 6-7 वो आ चुकी थी। आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, डिस्क्लोज करना, अकाउंटेड करना, ट्रू एंड फेयर व्यू देखना, नोट मिसलीडिंग। तो कुछ ऐसे 5-6 पॉइंट्स आए थे। आने वही आएंगे वही के वही पॉइंट आपके पास। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी का आपके पास मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा था, जो AS 18 में दिया हुआ था और ऐसे 550 में दिया गया था। मेनली यहाँ पे कह रहे थे दो पार्टीज आपस में रिलेटेड होती हैं। क्रक्स पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा था, क्रक्स पॉइंट आपके पास ये निकल के आ रहा था कि कोई अगर अंडर कंट्रोल है दो पार्टीज में तो वो भी आपके पास रिलेटेड पार्टी बन जाती थी। जो हमारे पास ये पॉइंट था। एक रिपोर्टिंग एंटिटी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब याद है क्या होता था? रिपोर्टिंग एंटिटी का मेन मतलब होता था हमारा क्लाइंट। हमारा क्लाइंट है, ऑडिट वाले हैं। अब ऑडिट वालों ने एक अगला एक सब्जेक्ट बना के बैठे हैं, तो कुछ फैंसी शब्द तो देंगे ना वो अपने अपने भी। तो उन्होंने एक फैंसी शब्द दे दिया अपने क्लाइंट को, रिपोर्टिंग एंटिटी। एक ऐसी एंटिटी की ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट पेश करनी है, जिसके ऊपर हमें रिपोर्ट बनानी है। तो वो क्या थी? वो थी हमारी एंटिटी। एक अनदर एंटिटी है जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर एक थर्ड एंटिटी है। एंटिटी नंबर 1 और थर्ड आपस में ये रिलेटेड पर्संस हैं, यानी कि इन्होंने एक दूसरे में शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं। एंटिटी नंबर 2 और एंटिटी नंबर 3 इन्होंने भी एक दूसरे में अपने शेयर्स परचेज करके रखे हुए हैं। तो अंडर कॉमन कंट्रोल हो गई कोई एक एंटिटी, अंडर कॉमन कंट्रोल हो गई किसी दो के। अब ये बात कर रहे हैं 1 और 2 आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, बस आपको ये याद रखना है। अदरवाइज किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपके 20% से ज्यादा शेयर्स हैं तो वो आपकी रिलेटेड पार्टी कहलाती है। और उस आप अगर कंपनी की ऑडिट करने गए हो, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने गए हो, तो आपको उस वाली कंपनी में रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं उसको ध्यान से चेक करना है। इसी वजह से ऐसे 550 डाला गया। पिछली क्लास में मैंने बड़ी सारी कहानियां सुनाई थी रिलेटेड पार्टी की, सत्यम वाली या ऐसी वैसी। तो वही वाला सारा आपका सिनेरियो निकल के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे आपके स्कैम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब सबसे पहले ना हम रिलेटेड पार्टी के बारे में इतनी नेगेटिव बातें करते हैं ना, मतलब एक टीचर खुद ही इतनी नेगेटिव बातें कर रहा होता है रिलेटेड पार्टी के बारे में कि बंदे को लगता है कि नहीं, रिश्तेदार तो होने ही नहीं चाहिए, ना रिश्तेदार ना ही वो रिलेटेड पार्टीज। तो पहली बात तो इसका मैं भी डिस्क्लेमर देता हूं कि हम ये नहीं कह रहे कि रिलेटेड पार्टी के साथ आपको सारे रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। चाहे रिश्तेदार लाख बुरे, हाय हेलो तो करनी पड़ती है। रिलेटेड पार्टीज जितनी मर्जी सेंसिटिव, कुछ ना कुछ तो सेल परचेज करते ही हो। क्या सेल परचेज है बात करने के ऊपर ही बैन है? नहीं, बात करने के ऊपर बैन नहीं है। किस पे करो? फेयर मार्केट वैल्यू पे करो, जिसको आप बोलते थे आर्म्स लेंथ प्राइस। अकाउंट में अगर आप कर रहे होते AS 18 तो वो कहते हैं उस पे करो, फेयर मार्केट वैल्यू पे। अकाउंटिंग ने अपना सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसने अपने शब्द दिए हुए हैं, क्या? फेयर मार्केट वैल्यू। ऑडिट कहता है ये मेरा खुद का सब्जेक्ट है, ऑडिट की अपनी ईगो है, कहता हम इसको आर्म्स लेंथ प्राइस बोलेंगे। ठीक है, तो आपको उस प्राइस पे तो रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब मैं किसी कंपनी में गया हूं और मैंने उस कंपनी वालों से पूछ लिया कि आपकी रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी हैं। उन्होंने बोला रिलेटेड पार्टी का मतलब समझाओ। मैंने बोला आपकी कंपनी ने कहीं पे 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, या आपकी कंपनी में किसी और कंपनी ने खरीदे हुए हैं, तो ऐसी सारी कंपनी की मेरे को लिस्ट दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि क्या उस कंपनी के साथ जो भी डीलिंग कर रहे हैं उसमें फ्रॉड पहचानने हैं कि क्या फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। कम या ज्यादा प्राइस पे तो डीलिंग नहीं करते रहते। दूसरा, वो ट्रू या फेयर व्यू के हिसाब से चलते हैं कि नहीं, यानी कि सब कुछ सही। और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि सब सही होना चाहिए। और तीसरे में आपने देखना था कि सारी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, अकाउंट एंड डिस्क्लोज। सारी रिलेटेड पार्टी के साथ देखो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, फिर उसको आपने रिकॉर्ड भी किया और उसकी अकाउंटिंग यानी कैलकुलेशन सही की है कि नहीं। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, RP या RPT, रिलेटेड पार्टीज या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ये बोला गया था कि नॉर्मल
कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप करते हो चलेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ नहीं करते तो आपका हाई रोमम आ जाता है। हाई रोमम मतलब हायर रिस्क, ज्यादा रिस्क आपका आ जाता है। वो कब आ जाता है? अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स रेंज की ट्रांजैक्शन करते हो आपस में, मतलब आपस में सेल परचेज नहीं कर रहे, एंट्री घुमाने वाली बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ए और बी आपस में रिलेटेड है। ए ने एक लैपटॉप खरीदा, ए ने लैपटॉप खरीदा, उसकी पेमेंट पे कर दी लैपटॉप वाले को बी ने। अब बताओ बी क्या एंट्री करेगा और ए क्या एंट्री करेगा? समझते हो आप ये वाली एंट्रीज? इसको कंसोलिडेशन में काम आती है, या +1 में इसको बोलते थे ऑन बिहाफ ऑफ। ए के पास लैपटॉप आया, पैसे दे दिए बी ने, तो बी कहेगा अब ए मेरा डेटर है। ए ने ओरिजिनली कहना था लैपटॉप वाला मेरा क्रेडिटर है, लेकिन इस केस में मैं बोल रहा हूं बी मेरा क्रेडिटर है। भाई ये चल क्या रहा है, समझ रहे हो? तो ऐसी कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसी को बोलते थे कि जहां पे हाई रिस्क हाई रोमम हो सकता है। दूसरे में अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इनइफेक्टिव है इन रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिफाई करने में, डिस्क्लोज वगैरह करने में, पहचानने में। और तीसरे में था अगर आपका इंटरनल मार्केट टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चल रहे, तो ये सारी चीजों में क्या होता था? हायर रोमम आ सकता था, हायर रिस्क आ सकता था। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिटर की। सबसे पहले तो ये था कि एंटिटी को देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी ने खुद आइडेंटिफाई या डिस्क्लोज करनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर ऑडिटर देखेगा, ऑडिटर विल असेस या रिस्पॉन्ड करेगा सारी आरपीआर को या आरपीटी को, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप को या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को। तीसरे में वो उन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। चौथे में आइडेंटिफाई करेगा रिस्क फैक्टर्स। पांचवें में इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से कुछ पॉइंट में वो कहेगा देखो जी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बीमारियां इनकी जन्मजात है, ये तो इन पे तो कीड़े लगे ही रहेंगे। और लास्ट में बोलेगा कि कुछ मेरे को प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, मतलब मैं सीए हूं यार, मेरे को अच्छे अच्छे शब्दों का भी तो मतलब अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे को चीज मान नहीं लेनी। अब जैसे आज मैं एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बना रहा था और वो भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की, तो मेरे आज साइन लग रहे थे। उसके बाद मैंने किसी और से बात कर ली, कहता तूने ये कैसे डाल दी गाड़ी की वैल्यू। उसके पास i10 थी, मैंने उसकी गाड़ी की वैल्यू डाल दी 1,70,000। तो मैंने किसी को ना चेक करवाने के लिए रिपोर्ट भेजी, मैं देखना ठीक है या कुछ और ऑल्टर करूं। कहते ये 1,70,000 गाड़ी तूने देखी है उसकी? मैं कहा भाई मेरे घर के बाहर ही तो खड़ी होती है। तूने सच में भी देखी है? मेरे को कहता, मतलब मैं एज अ सीए एक दूसरे सीए से पूछ रहा हूँ और वो मुझे प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म कर रहा है या सिखा रहा है आगे के लिए। कह रहा तूने गाड़ी देखी है? मैं कहा हाँ देखी है। तूने गाड़ी की आरसी देखी है? वो उसके नाम पे है जिसके नाम की तू रिपोर्ट बना रहा है। अब बात ये भी सही थी। मैंने फोन घुमाया, मैं क्या आरसी किसके नाम पे है? कहता कल तो तेरे ऑफिस बैठा था यार चाय पीते हुए, इतनी बार तो बताया मेरे नाम पे है। मैं क्या आरसी दे यार, तेरे को बोला तो अभी दुकान पे हूँ, घर जाके दे दूंगा। मैं क्या तेरी रिपोर्ट तैयार है 10 मिनट में, रात को साइन कर दूंगा यार तू। कहता फिर मेरे को कहता यार जो होएगा मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, देखा जाएगा, तू इतनी टेंशन मत ले। एक्टिवा मेरे नाम पे है, ठीक है, और गाड़ी भी मेरे नाम पे है। कहता मेरे पर्स में एक आरसी पड़ी हो, तो उसने एक आरसी की फोटो भेज दी, वो निकली गाड़ी की। चलो गाड़ी वाला तो मेरा एक प्रोग्राम सोल्व हो गया। मैं क्या एक्टिवा तेरे नाम पे है? फिर मेरे को उसने फोन करके 2-3 अच्छे भाषण दिए। कहता कल तेरे ऑफिस में बैठा था, तेरे को बोला था ना एक्टिवा मेरे नाम पे है, 2 महीने पहले खरीदी है। फिर कहता तूने अभी मेरे को 10 मिनट पहले भी पूछा था मैसेज करके मेरे के नहीं है, तब भी बोल दिया। कहता चाहता क्या तू? मैं क्या देख भाई मेरे पहले साइन होने हैं, ठीक है। मैं क्या मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तू अपनी जगह पे सही है। मैं क्या यारी दोस्ती साइड पे रख, कागज पूरे कर। तो यानी कि मैं अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर भी विश्वास नहीं कर रहा, मेरे को इमोशनल क्या कर रहा है वो, कहता है यार तू टेंशन ना ले, एक रिपोर्ट ही तो बनानी है। तू कह रहा था कल मेरे को रिपोर्टें दिखा रहा था कि 1-1 करोड़ की रिपोर्टें बनाई हुई है, मेरी बन रही है 59 लाख की। तू इतना डर रहा है? कहता देखा जाएगा यार, तू कर दे। मैं क्या मेरी सुन ले बात, साइन मेरे लगने हैं। कहता यार जो होएगा तेरे साथ खड़ा हूं जिंदगी भर। मैं क्या वहां से मेरी डिग्री छीन ली, तू क्या साथ कर लेगा? तो इसका क्रक्स ये निकला कि मैंने अभी तक साइन किए नहीं। मैं क्या जब तक दूसरी आरसी और रजिस्ट्री की कॉपी नहीं आएगी मैं नहीं साइन कर रहा। तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म इन एक्चुअली। आपको क्रिटिकल माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। तो ऑडिटर की 6 जिम्मेवारियां, इसको मैं दोबारा याद करवा रहा हूं क्योंकि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। पहला तो एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है आइडेंटिफाई करने में, डिस्क्लोज करने में। दूसरे में ऑडिटर असेस करेगा। तीसरे में ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। कितने अच्छे पॉइंट है। पहले में ऑडिटर असेस कर रहा है क्या, आरपीआर और आरपीटी। तीसरे में असेस अंडरस्टैंड कर रहा है आरपीआर एंड आरपीटी। चौथे में फ्रॉड रिस्क फैक्टर, आरपीआर और आरपीटी के।
ये सबसे बढ़िया था। पांचवा था इनहेरेंट लिमिटेशन, कुछ जन्मजात बीमारियां रह ही जाएंगी जिसके ऊपर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने उस वैल्यूएशन रिपोर्ट में आज डाला गोल्ड का प्राइस, मैंने तो आज का प्राइस डाल दिया। अब आज का प्राइस था ग्राम के हिसाब से, आपको पता है ना तोला होता है या ग्राम होता है, ग्राम 1 ग्राम, तोले में 10 ग्राम, तो रेट आ रहा था ग्राम के हिसाब से। अब मैंने उससे पूछा कितने तोला है, कहता है यार एक अंगूठी मैंने पहनी हुई है, तेरी भाभी ने 2 वो पहने हुए हैं झुमके, और एक मेरे पास चैन पड़ी है, लगा ले 8-10 तोले होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जजमेंट तो आई गई ना। तो वही इनहेरेंट लिमिटेशन। और मैंने प्राइस देखा नेट में, आज प्राइस मैंने डाला राजपुरा का, पंजाब का, शो हो गया दिल्ली का, मतलब 1,000 का फर्क था, तो मैंने वही डाल दिया। वो इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जहां पे ऑडिटर सेफ रहेगा कि मैंने उस दिन का रेट डाला है, तो आप रेट फाइंड आउट कर लो कल को अगर कोई सवाल जवाब आता है। और उसके बाद है आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिसिज्म ऐसे 200 के अकॉर्डिंग कोस्टिंग माइंड लेके चलना पड़ेगा। आर्म्स लेंथ प्राइस होता था एक विलिंग बायर और एक विलिंग सेलर, दोनों पार्टीज आपस में अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट होके जिस प्राइस पे डीलिंग कर रहे हैं वो प्राइस आर्म्स लेंथ प्राइस है। फिर हमारे क्लाइंट को इससे क्या मतलब है, हमारे क्लाइंट को ये है कि जो आपकी रिलेटेड पार्टीज है ना वो भी उसी प्राइस पे डीलिंग करो। फिर इनकम टैक्स वाले आते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस पे, ये फाइनल में आप पढ़ोगे, वो आपको 3 से 5% की फ्लक्चुएशन प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद है ऑडिटर का प्रोसीजर, जनरल अपन ने देख लिया था, वही के वही पॉइंट थे। अंडरस्टैंड करना, फ्रॉड रिस्क फैक्टर पहचानना, ट्रू एंड फेयर व्यू पहचानना, मिसलीडिंग ना हो वो पहचानना। स्पेसिफिक प्रोसीजर में भी सेम के सेम वही के वही डिक्टो पॉइंट थे। ठीक है, आगे आज का पहला टॉपिक आ रहा है हमारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आज का फर्स्ट टॉपिक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो मेरे ऊपर गुस्सा मत करना, स्टैंडर्ड मैंने नहीं बनाया, जितने पॉइंट्स आने हैं मेजर 90 या 95% हमने अभी अभी 5 मिनट में भी कर ही ली है, वही की वही लैंग्वेज आने वाली है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी, तो ये आपका क्या हो रहा है, रैप। रैप को लिखो फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, रैप को रिस्पॉन्ड करना। पहला रिस्क को असेस करना यानी आइडेंटिफाई करना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि 10 में से 3 जगह रिस्क है, फिर उसको रिस्पॉन्स करो, मतलब उसको खत्म करो या सोल्व करवाओ जो भी है। तो पहला स्टेप होता है रैप, दूसरा होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर या फिर फैप या फिर रिस्पॉन्स, कुछ भी बोल दो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है आपके पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में नंबर 1 डाल देना इसको, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज आरपीआर एंड आरपीटी। भाई और क्या कर रहे थे हम इतनी देर से, ऑब्जेक्टिव में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, फिर से वही अंडरस्टैंडिंग कर देना किसकी, एंटिटी की, आरपीआर की और आरपीटी की। ऐसे 315 वही अंडरस्टैंडिंग की बातें करता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, आगे बोल सकते हो एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, तो ऐसे 315 उसी की बात करता है। तो ये इसके साथ लिंक हो गया, देखो अंडरस्टैंडिंग के साथ रिस्क असेस करने हैं यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेनी है ना आपको। तो सबसे पहले एसए 315 और 240 होता है फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिस्कशंस वगैरह करनी है। रिक्वायर द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन कि भाई 315 के अकॉर्डिंग और 240 के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या साजिशें करके चलनी है किसी कंपनी में, यानी कि कैसे कैसे हमने ऑडिट करनी है। उससे क्या होगा, ऑडिटर टू इंक्वायर द मैनेजमेंट, सर्कल करो इंक्वायर द मैनेजमेंट, और बी पॉइंट के साइड पे पहले लिख देना इंक्वायर मैनेजमेंट, हाथों से लिख दो बी पॉइंट के साइड पे इंक्वायर मैनेजमेंट। क्या क्या की इंक्वायरी करने वाले हो। अब मुझे बताओ, मुझे जल्दी से बताओ, इंक्वायरी होता था पेपर्स की या लोगों की, लोगों से। इंक्वायरी मतलब पूछताछ यानी कि लोगों से, ये तो चलो सही समझ में आ गई। ये टॉपिक कौन सा होता था सर, ये मेथड्स टू प्रोसीजर नहीं था, मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। यस, तो कैसे कैसे आपने इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, आइडेंटिफाई ऑफ आरपी यानी कि रिलेटेड पार्टीज, आरपी मतलब रिलेटेड पार्टीज, तो उसकी आइडेंटिटी या कोई चेंजेस हुए उसमें तो ये कर लो। उनमें रिलेशनशिप कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी, एंटिटी कौन हो गया हमारा क्लाइंट, और रिलेटेड पार्टी, टाइप एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, आपस में क्या ट्रांजैक्शन करते रहते हो।
सोच के देखो, मैं ऑडिटर हूँ, मैं कंपनी में पहुंचा, मेरे को क्या असेस करना है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेनी है। क्या की अंडरस्टैंडिंग लेनी है? एंटिटी के आरपी की। सबसे पहले इन्होंने बोला ऐसे 315 और 240 को फॉलो कर लेना। दूसरे में मैनेजमेंट से पूछ लेना। क्या क्या मैनेजमेंट से पूछोगे भाई? आपकी रिलेटेड पार्टी बताओ कौन सी है, क्या आपकी नेचर या चेंजेस है, कैसी आप ट्रांजेक्शन करते हो या क्या पर्पस है। परफॉर्म एप्रोप्रिएट रैप टू obtain अंडरस्टैंडिंग वेदर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश द कंट्रोल। सी पॉइंट के साइड पे लिखो, मैनेजमेंट एस्टैब्लिश कंट्रोल। फिर तीसरे पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग में हमने ये देखना है कि मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग करता है कंट्रोल की। फिर से वही चीजें क्या की, आइडेंटिफाई अकाउंट्स। देखो कुछ है बताने वाला। कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाने हैं क्या के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए, अकाउंट और डिस्क्लोज करने के लिए। अथॉरिटी एंड अप्रूव्ड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, सेकंड वाले को मैं बस स्टार डालूंगा कि जो आप रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी अनुमति कौन देता है, तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। और तीसरे में अथॉरिटीज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं जा रही कोई, यानी कि विद इन द नॉर्मल कोर्स होने चाहिए। रैप चल रहा है, ये रैप, ठीक है, बादशाह वाला नहीं चल रहा, ये ऑडिटर वाला चल रहा है। तो ऑडिटर का रैप थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। दूसरे में है मेंटेनिंग द अलर्टनेस फॉर आरपी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग द रिकॉर्ड। भाई अलर्टनेस को लिखो, दैट इज प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अब मुझे बताओ स्पेक्टिसिज्म था कि स्केप्टिसिज्म था? स्केप्टिसिज्म। स्केच, यहां से याद रख लेना। ठीक बोल रहा हूँ कि स्पेक्ट था? मैं तो कंफ्यूज रहती हूँ, गलत बोलती हूँ। स्केच याद रख लेना। देखो दो ही चीजें होती थी पिछले बैच में, तो ये मैं ये बोलता था मैं कि या तो स्केच याद रख लो या स्पेक्स याद रख लो, जो आपका मन करे। कहते है किसके साथ? स्केप्टिसिज्म है ना, तो स्केच याद कर लो। स्केच में एस के आता है ना। क्या बोल रहे थे राघव? फर्क थोड़ी है, कंफ्यूजन है सिर्फ। कंफ्यूजन ही नहीं, मैं बोलती गलत हूँ, पढ़ाई गलत। तुम मेरे को तो कह रहे हैं कि आपको रैप पहचानना है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा रहे हो रिलेटेड पार्टी को लेके, तो अलर्ट रहना है। किस चीज को अलर्ट रहना है? ऑडिटर टू रिमेन अलर्ट व्हेन इंस्पेक्टिंग द रिकॉर्ड। अब ठीक लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करते हैं कि इंक्वायरी करते हैं? ऊपर क्या था? इंक्वायरी लोगों से थी, मैनेजमेंट से थी, ठीक है। तो कह रहे हैं ऑडिटर को अलर्ट रहना है, यानी कि ऑडिटर को सावधान रहना है विद द अरेंजमेंट, विद रिलेटेड टू अरेंजमेंट्स, इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड। देखा जाए नया पॉइंट क्या आया? नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, जो पहले नहीं मिली तो ढूंढ लेना। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही शुड इंक्वायर द मैनेजमेंट। नेचर कि क्या आपकी ट्रांजैक्शन की नेचर क्या थी, वेदर रिलेटेड पार्टी वुड बी इन्वॉल्व, वो उसमें कैसे इन्वॉल्व थी। पॉसिबल सोर्स, मेरे हिसाब से ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट था पेपर में आने वाला। अच्छा, आर्म्स लेंथ प्राइस 2, ये तीसरा डबल स्टार। पॉसिबल सोर्सेज। बाकी सारी चीजें तो एवं मोह माया है, वो तो वही 5 पॉइंट आपको घिसे पिटे लिख के आ जाने हैं। कुछ नहीं समझ आएगा 6 पॉइंट वही मैं लास्ट में जब स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा लिखवाऊंगा। कुछ नहीं समझ में आएगा वो 6 पॉइंट, जो टॉपिक मैं बोलूंगा इस स्टैंडर्ड में वो अलग से याद रख लेना है, अदरवाइज सारा माता वाला कॉमन सोर्सेज। तो अब यहाँ पे है पॉसिबल सोर्सेज। पॉसिबल सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। कब से बातें कर रहे हैं कि आरपीआर को और आरपीटी को पहचानो, असेस करो, अंडरस्टैंड करो। भाई कैसे, ये तो बताया नहीं। ऐसे सबसे पहला कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न्स देख लो। कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में आपको पता चल जाएगा शेयर्स किसके नाम पे हैं या क्या है, अगर कंपनी की है, ठीक है, तो वहां पे काफी चीजें आपको डिस्क्लोज हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आरओसी को, अगर आपने आरओसी ने कुछ ड्यूटीज लगाई हुई थी, सेबी ने कुछ ड्यूटी लगाई हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज आपके ऊपर कंप्लायंसेस लगाए हुए थे, तो उनको तो आपने सौंपा ही होगा ना। तो जो आपने उनको कोई डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं वो वाले चेक कर लो। तीसरा शेयर होल्डर का रजिस्टर, सही मायने में ये होता है, सही मायने में ये कंपनी को बोलो भाई हमारे शेयर, अपना शेयर होल्डर का रजिस्टर दिखा दो, कौन कौन तुम्हारे बंदे हैं, वहीं से हमें पता चल जाएगा। और उन्हीं के ऊपर फिर अपन ने स्केप्टिसिज्म लगाना है। क्या ऐसे स्केच के साथ गाना लगा के
फिर मैंने को मिक्स कर दिया। इसको बाहर निकालो क्लास से। किसको? इसको। अच्छा फिर ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अगर आपका मैनेजमेंट के साथ नहीं बन रही, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, उसको पहचान लो। कॉन्ट्रैक्ट एंड अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। भाई आपकी कंपनी के मैनेजमेंट वालों के साथ अच्छे खासे एग्रीमेंट बने हुए हैं, इतनी सैलरी देनी है, डायरेक्टर को इतनी रेम्युनरेशन देनी है, तो वहां से पता चल जाएगा कि भाई मेरे को उनके शेयर होल्डिंग दिखाओ। कोई आपके सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है नॉट इन एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पता कैसे लगेंगे? कॉन्ट्रैक्ट वाले कैसे पता चलेंगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट देखो, जब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब तक तो नहीं पता चलेंगे, क्लाइंट बताएगा ही नहीं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई इम्प्लीकेशन आएगी, समझ रहे हो, यानी कि कोई ना कोई सेल परचेज कभी होएगी, वहां से आपको पता चलेगा। जैसे कि एक बार बद्दी में नहीं, यहाँ पे सेक्टर 8 में मैं एक ऑडिट कर रहा था, दवाइयों वाली कंपनी थी, फैक्ट्री बद्दी में थी, घर यहाँ पे था। बेचारे एक चाय नहीं देते थे, मेरे को चाय पीने की आदत लगी थी। सीए आर्टिकल का ना मेरा पहला दिन था आर्टिकलशिप का, 22 फरवरी 2013 में पहला मेरा दिन था। तो मैं ऑफिस पहुंचा सेक्टर 18 में। तो ऑफिस बॉय नहीं होते, ऑफिस बॉय का ना बड़ा टशन होता है, उसको ना ऑफिस बॉय को 2 चीजें जरूर पता होती हैं, दे आर आर्टिकल्स, दे आर चार्टर्स। बस वो आर्टिकल को ना वो कहता है यार तुम तो आते जाते हो, मैं तो फिर भी पक्का हूँ। तो ऑफिस बॉय है ना आर्टिकल्स को अपने से भी नीचे समझते हैं, ये याद रखना। किसी भी ऑफिस में चार्टर्ड होंगे, ठीक है, सीए है तो सर चलेगा, आर्टिकल है तो हाँ भाई इधर आ यार तू, हम बोल रहे भाई इज्जत से बात कर, सीए कर रहे हैं भाई, फेल हुआ था पिछले टाइम में, याद रखियो। या तो ये, या दूसरा डायलॉग उनका होता है, अगर वो ऑफिस बॉय बड़ा पुराना है, भाई तेरे जैसे तो हर साल 2 साल बाद आते रहते हैं, कोई ट्रांसफर ले रहा है, कोई छुट्टियों पे जा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं पक्का हूँ। तो मेरे को कहता सुबह 10:15 बजे हम ऑफिस पहुंचे, 10:30 पौने 11 बजे, मतलब विद इन हाफ एन आवर मेरे पास आ गया वो चाय वगैरह सारी बना के। तो मतलब एक होता है ना इमेजिनेशन भी याद है, आज से 5-6 साल पुराने वाली। कहता चाय है, मैं क्या भाई पीता नहीं चाय। शाम वाले कहता 2 बार चाय, मेरे को कहता मतलब इतने कॉन्फिडेंस से, मेरे को अपनी जगह याद है जहाँ पे मैं बैठा था। कहता सर 2 बार चाय बनाता हूँ, कहता दूसरी वाली चाय जब लंच के बाद बनाऊंगा ना पीना, आपने मेरा नाम बदल देना। मैं कह यार मेरे को 20 साल हो गए, मैंने आज तक नहीं चाय पी, मेरे को टेस्ट नहीं पता कैसा है, तू कह रहा है कि शाम को, ठीक है जी। तो सर ने हमें भेज दिया आधे पौने घंटे के बाद ऑडिट पे, पहले ही दिन सीधा ऑडिट पे, और वो भी लिस्टेड कंपनी की, मनी माजरा, मतलब उनका कॉर्पोरेट ऑफिस वहां पे था। इनस्विफ्ट है एक कंपनी जहाँ पे नालागढ़ में प्लांट है, लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स लिस्टेड है। तो वहां पे गए, मतलब पहला दिन उनके पास तो टैली भी नहीं थी, टैली भी हमने मंगवाई थी, उनके पास सैप चल रहा होता है, बड़ी कंपनी है लिस्टेड, तो उनका तो अपना ही सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। इतने ब्रीक शब्द पता नहीं क्या है, कोई एक्सेल चल रहा है कुछ है, वो मेरे को साथ वाला आर्टिकल मेरे को समझा रहा है। 3 घंटे हो गए, मतलब दिमाग की दही होगी भाई, ये होती आर्टिकल, मेरे को तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। मैं तो समझता था काम आसान होता है, पर उनका खैर सैप था ना, तो हमें समझ में नहीं आता। हमने तो रट्टा मारा हुआ ना कि P&L अकाउंट है तो हमें टी शेप भी समझ आएगा। हम कभी भी एग्जांपल देते हैं, हम ये थोड़ी लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें तो ये पता है सेल। तो सैप हमें समझ ही नहीं आ रहा था। 3 बजे तक तो मेरा हो गया सिर दर्द। दोस्त कहता चल रोटी खा के आते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे के बाद ना वो बाहर निकले तो ऐसे लग रहा था पंछी आजाद हो गया, है ना, कि छत में नीचे रहने की आदत नहीं थी, तब तक ऑफिस कभी गए नहीं थे, खुले आसमान में आए, बैठे, कहता चाय, मैं क्या यार पीऊंगा। लेकिन खुशी सिर्फ इस बात की थी कि मैं ऑफिस में नहीं था, ऑडिट वाले ऑफिस में था, तो उस बंदे के सामने थोड़ी इज्जत का फलूदा नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन में तो हो गया था। तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस होता है आपके ऑफिस बॉय वालों को। थे कहाँ पे हम? सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जहां पे आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसी दूसरे की पार्टीज के साथ, तो वो तब तक आपको पता ही नहीं चलेंगी जब तक कोई एक बार सेल परचेज नहीं होगी। जैसे ही आपकी एक बार सेल परचेज हुई, वहां से आपको पता चल जाएगा। याद आ गया मेरे को, हम थे कहाँ, हम 8 सेक्टर वाली ऑडिट पे थे। तो 8 सेक्टर वाली जब मैं ऑडिट पे था, तो वहां पे तो जैसे मेरे को चाय पीने की लगी थी आदत, अकाउंटिंग काम करोगे ऑफिस में तो आपको जरूरत पड़ ही जाएगी। सिर्फ अनुज अभी तक एक्सेप्शन है, ये बचा हुआ अभी तक, बचे हुए अभी तक, चलो वेल एंड गुड। तो वहां पे हम गए। अब तब तक मेरे को 6 महीने हो चुके थे ऑडिट में या आर्टिकलशिप में। 6 महीने में बहुत चाय पी,
बहुत चाय पी पहले 1 साल में, तो अब या तो चाय बड़ी पीते हो या फिर अपने जो आप साथ में बीकॉम एमकॉम एमबीए कर रहे हो ना, उसके प्रिंट आउट ही निकलवाते रहते हो, बाकी और तो कुछ करना नहीं है। मैं तो यही करता था। तो हम उस ऑडिट में गए, मेडिकल वाली वो कंपनी थी, पहले ही दिन। अब पूरे अकाउंट डिपार्टमेंट में पता है कितने बंदे रखे होते उन्होंने, पूरा एक वही एंट्रीज डालता था, वही बैंक में जाता था, वही फील्ड वर्क करता था, वही बैलेंस शीट्स बनाता था। सैलरी कितनी है? 35-40 हज़ार में, कि बढ़िया, फिर तो अंकल टाइप के थे। तो 12 बजे, मैं 10 बजे का आके बैठा था, तब तक मैं अकेला आया बैठा था। सर मेरे आए नहीं थे जिन्होंने साथ ऑडिट करवानी थी। मैं टाइम देखा तो भाई हमें तो मिल जाती थी 10:30 बजे चाय, ऑडिट में गए चाय पहले, 12 बज गए, मेरा तो सिर घूमता रहे, भाई चाय दे दो, ये तो नशा ही लग गया था एक तरह से। चाय ना दे, फिर मेरे दूसरे सर आए, कहते और भी चाचू पी ली? मैं सर चाय पिलाई नहीं। कहते इधर नहीं मिलनी। मैं क्यों? मैं सर ये तो काम ही नहीं होना। कहते काम नहीं, इधर चाय तो नहीं मिलेगी। मैं अच्छा ऐसी बात है, मतलब इतनी लाला कंपनी थी ना वो। तो बंदों ने चाय नहीं दी, 3 दिन के बाद वो चाय का नशा अपने आप ही टूट गया, है ना। इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स। वहां पे क्या हुआ, वहां पे ना एक अमाउंट आई हुई थी 1,40,50,000 की, जिसमें था आपके पास लीगल चार्जेस या फीसिस, और वो आपका हेड बनता होता है गवर्नमेंट को फीसिस का, मतलब वो दूसरे चार्जेस नहीं है। तो वहां पे लीगल चार्जेस वगैरह था। तो मैं तो ऑडिट कर, हमें क्या पता, जब मेरे पास आया ही ऐसा शब्द पहली बार, या पहले कभी आए थे तो वो 5-10 हज़ार वाले आए, तो हम तो पहले साल के आर्टिकल होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, टिक्कम टिक खेलते हैं। तो अपन टिक्कम टिक्कम खेल ही गए, ठीक है। सर आए 3 दिन के बाद, कहते 1,37,000 40,000 का क्या है। वो जो सर थे ना, उनकी वजह से मैंने ट्रांसफर ले ली थी, मतलब इतने बेकार सर थे ना। ओहो, मतलब सोच के ही ना, मतलब हार्ट बीट मेरी अनबैलेंस हो जाती है उस सर का सोच के। तो कहते ये क्या है, वो इतना भी पूछ लेते थे ना, सर ये वो लीगल चार्जेस है, चेक किया? मैं क्या हाँ सर लगे हुए थे, टिकट्स वगैरह वो थी लगे हुए थे। कहते 1,37,000 पे ऐसे कैसे आ गए? कहते पूछा क्या होता है? मैं क्या नहीं वो लगे हुए थे। ताई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ सीए ਕਰਨ आ जाते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता कुछ होंदा नहीं है, कादे ਤੁਸੀਂ सीए ਕਰਨ आ जाते हो। वो पंजाबी में शुरू हो जाते थे क्लाइंट के सामने, सीधा गालियां देना शुरू। मतलब बंदा वहां पे बस एक रोता नहीं था, बस आंसू नहीं निकलते थे, तो इतना शुरू हो जाते थे। अब हमें भी नहीं पता, जितनी बार आए 5-10 हज़ार के आए, हम टिक करेंगे। और वहां पे पीछे जो सेल इनवॉइस था, परचेज इनवॉइस था, जो परचेज ऑर्डर था, सब कुछ चेक कर दिया, ठीक थे। तो सर ने तो ना मतलब मेरी बजा दी। मतलब सर को ये होता था कि बंदे रोए बस। और खुद वो चाहे एक्साइज से सस्पेंडेड वो थे ऑफिसर, बताया था मैंने आपको, वो सर थे एक्साइज ऑफिसर थे, तो वो ना रेड डिपार्टमेंट में थे। तो पिछले 10 साल से वो रेड ही मार रहे थे, उनकी नेचर ही ऐसी बन गई थी। तो वो सीए को कुछ समझते नहीं थे। इवन उनकी सस्पेंशन, उनके पिताजी थे कमिश्नर उसी टाइम 17 सेक्टर में, उनकी सस्पेंशन के साइन उनके पिताजी के हुए पड़े हैं। मतलब आप ये देख लो, ये एंगल था। तो वो फिर वो सर जॉब कर रहे थे, तो वो समझते नहीं थे किसी को कुछ, तो उन्होंने मेरे को तो उस टाइम पे रुला दिया। ठीक है, मैं बता नहीं सकता उन्होंने उस टाइम पे क्या कहर मचाया था। 3 जने ऑफिस में, ये तो फिर भी चलो थोड़ी कम बेइज्जती फील हुई थी, क्योंकि उससे पहले आदत हो चुकी थी। 15 क्लाइंट्स में, यहाँ पे हम मर्सिडीज की ऑडिट कर रहे थे ट्रिब्यून में, 15 क्लाइंट खड़े हैं, 15 ऑफिस वाले खड़े हैं, उनके सामने ही शुरू हो जाते थे। तो आदत पड़ गई थी, बस थोड़ा रोना ही निकला था, वो आदत हो चुकी थी। तो पता होंदा नहीं है, कख 1,40,000 का बिल पाया गया है नहीं, पता नहीं क्या, मुंह चक के सीए करना आ जाते, ऐसे शुरू हो गए। फिर जब उनको पता लग गया कि बस आज का कोटा भर गया, कि अब तो बोला भी नहीं जा रहा, फिर कहते हैं हाँ जी स्टीज दी दसों की है, कहते दिखाओ जी। मतलब बंदा देखो जो अकाउंटेंट बैठा है, भाई तुम सेम एज के हो, 45-50 एज के, अपने पापा की उम्र के, रोक लो उसको, वो अपने एंट्री करी जा रहा है, ऐसे ऐसे देखी जा रहा है, वो सर मेरे को गालियां निकाली है, ऐसे ऐसे करी मतलब ये सिनेरियो चल रहा है। जब 8-9 मिनट हो गए, 8-9 मिनट इज अ ह्यूज पीरियड ना, वो डांट वाला। तो जब 8-9 मिनट हो गए, कहते हैं हाँ जी दसो सतीश जी की है। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि ये अनिल और अश्वनी, मतलब नाम याद हुए पड़े वो वाले मूवमेंट के बाद ना, जो डायरेक्टर थे उनके मालिक थे अनिल, अश्वनी और एक और सही था, 3 भाई थे। कहते वो गए थे उधर सिंगापुर, कहीं गए तो थे अपने घर के फैमिली टूर पे, लगाया हुआ था कि हम तो ना उधर मेडिकल के लिए वो इक्विपमेंट देखने गए हैं, तो उनकी गवर्नमेंट ने हमसे ये पैसा लिया, ये है वो है, इस वजह से ये है। तो सच में भी उसने बता दिया, कहते यार मेडिकल टूर तो एक तरह से वो था, बहाना था, अदरवाइज तो घूमने फिरने गए थे। तो कहते लेकिन हाँ वो गवर्नमेंट ने पैसे लिए थे, तो ये इस वजह से वो लीगल फीस है। कहते देखिया ये होंगी एक्सप्लेनेशन, तू की कह रहे हैं, और पीछे लगे हुए हैं डॉक्यूमेंट, ये है वो है, बस
मतलब उसके बाद फिर बंदा बोल नहीं सकता था। 11 महीनों ने सर ने इतना बुरा हाल किया था, 11 महीनों के बाद अपन ने तो हाथ जोड़ दिए, सर ट्रांसफर दे दो बस। जो मेन वाले सीए थे वो जेन्युइन बंदे थे, सिर्फ ये एक बंदा था जो सीए नहीं था, पर ये सीए को कुछ समझता नहीं था। तो यही वो थी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जहां पे 1,40,000 रुपए आपके लीगल चार्जेस आ रखे हैं, अदरवाइज तो कभी नहीं होते थे। तो वो चीजों को आपने ध्यान से पहचानना है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी, बिजनेस टूर पे फॉरेन गए, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन अगर रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है जो बिजनेस डीलिंग में कनेक्टेड नहीं है, तो उनको ध्यान से देखना है। कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय द एंटिटी, भाई तुम्हें किसकी एलआईसी पॉलिसी अलाउ कर दी गई? तुम तो कंपनी हो, पर्सन अलग हो ना, इंडिविजुअल थोड़ी हो, तो किसकी पॉलिसी करा रहे हो? अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है फिर तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। अदरवाइज तुम रिश्तेदारों की पॉलिसी को बिजनेस में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि जनरली अगर आप ये चीज पॉइंट पढ़ोगे ना, एलआईसी हाँ ठीक तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा टेक्निकल सोचोगे, अगर आप कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, कंपनी की ऑडिट में एलआईसी जीआईसी होता तो मैं समझ आता, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी कि बिल्डिंग का, व्हीकल का, स्टॉक का, एलआईसी क्यों? डायरेक्टर तुम्हारा रिश्तेदार लेते हैं, उसकी पॉलिसी करा रहे हो, या तो इनको सभी को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के दर्जे में डालो तो अलाउ करेंगे, इसलिए ये पॉइंट है। इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट देख लो, जो छोटे मोटे ऑडिटर्स होते हैं आपके बीच में, या कोई भी सिक्योरिटी रेगुलेटर जैसे कि सेबी, इनकी कोई रिपोर्ट्स इश्यू हुई पड़ी है तो उसको भी देख लो। ये पॉसिबल सोर्सेज एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ई डालोगे। कह रहे हैं आरपीटी आरपीआर पहचानने के लिए क्या क्या सोर्सेज आपको निकल सकते हैं। सबसे पहला इनकम टैक्स रिटर्न्स चेक कर लो, वहां पे शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट्स, ये सब पता चल जाएगी। उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज आरओसी वगैरह हो गई, उनको कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वहां से चेक कर लो। शेयर होल्डर का रजिस्टर, सबसे मेन तो यही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है मैनेजमेंट का टीसीडब्ल्यूजी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट देख लो विद द की मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी का। नॉट इन एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो देख लो, एलआईसी देख लो, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, और कोई सेबी। ये आपका था थर्ड पॉइंट, और चौथा तो टोटल देखा जाए रैप में 4 पॉइंट आई। सबसे पहला निकल के आया था अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको एंटिटी के आरपीआर और आरपीटी की, दूसरे में मेंटेन करना है अलर्टनेस, तीसरे में पॉसिबल सोर्सेज। पहला क्या था? अंडरस्टैंडिंग द आरपीआर एंड आरपीटी, दूसरा मेंटेन द अलर्टनेस, तीसरा पॉसिबल सोर्सेज फॉर ऑब्टेनिंग द ये आरपी इंफॉर्मेशन, चौथे में आपके पास है आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर, डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय अ सिंगल पर्सन और स्मॉल ग्रुप और पर्सन विदाउट कंपनसेटिंग कंट्रोल इन फ्रॉड रिस्क फैक्टर, यानी कि अगर थोड़े से लोग ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी और को कहते हैं यार बाहर ही रहो तुम, हम है ना, तो यहाँ पे आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं जब वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे। वीटोइड देखते हैं, सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट बिजनेस डिसीजन, तो यानी कि रिलेटेड पार्टी के कहीं ना कहीं कंट्रोल है कि आप ये करो वो करो। जैसे कि रतन टाटा जब रिटायर हो गए थे तब भी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे थे टाटा ग्रुप्स में कि ये डिसीजन आप लो, ये डिसीजन आप लो, तो इसी को बोलते हैं रिलेटेड पार्टी का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है ना, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर रेफर्ड टू रिलेटेड पार्टीज फॉर फाइनल अप्रूवल, सर्कल करो फाइनल अप्रूवल। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस आर रेफर टू रिलेटेड पार्टीज, कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आप रिलेटेड पार्टी को भेज रहे हो, बताओ भाई यस या नो, फाइनल कर ले भाई। रिलेटेड पार्टी अपना बिजनेस देखे, तुम उसको क्यों कर रहे हो? तो यानी कि कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी का आपकी एंटिटी के ऊपर कंट्रोल है, तो ये यहां से क्या अराइज हो सकता है? फ्रॉड रिस्क फैक्टर। तो यहां पे आप ध्यान दोगे कि उससे क्यों पूछ रहे हैं, खुद के दम पे डिसीजन लो अगर आपकी कंपनी है, नो या फिर लिटिल डिबेट अमंग द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग बिजनेस प्रपोजल इनिशिएटेड बाय द आरपी, आरपी मतलब रिलेटेड पार्टी, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द रिलेटेड पार्टी आर रेयरली इंडिपेंडेंटली रिव्यूड या अप्रूव्ड। तो यही वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं आपकी डोमिनेंस इन्फ्लुएंस के ऊपर आएंगी। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बड़ा कम ही दिखने को मिलेगा आपको इन तीनों में से, आपको सिर्फ यही दिखेगा पॉसिबल सोर्स। अगर मैं क्रक्स बोलूं ना, पेपर में अगर आने के चांस हैं 97% तो यही है, बाकी 1% पहला, दूसरा और चौथा दिखेगा भी नहीं आपको, आगे पीछे जल्दी जल्दी आपको मिलेगा यही पॉसिबल सोर्सेस। पहले था रैप, इसके बाद दूसरा क्या आ गया आपके पास?
रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब था फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऊपर था रैप, ये है फैप, तो ये आपके पास है सेकंड स्टेप। रिस्पॉन्स मतलब एक्शंस। रैप के 4 पॉइंट फिर से एक बार बोलेंगे, क्या क्या थे रैप के 4? अंडरस्टैंडिंग द आरपीआर या आरपीटी, दूसरा मेंटेनिंग द अलर्टनेस, तीसरा पॉसिबल सोर्सेज, और चौथा फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ये थे आपके रैप के पॉइंट्स। अब आपके पास आ रहे हैं फैप के, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के, या इसको रिस्पॉन्स बोल दो, चाहे एक्शन बोल दो, चाहे सेकंड स्टेप बोल दो। इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज आरपीटी, यानी कि कुछ ऐसे आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज्ड थे, भाई बताया नहीं, अब पता चल गया। इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, चीज समझ में आ रही है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड आरपीटीज, आपने बताया नहीं या डिस्क्लोज नहीं किया, अब आइडेंटिफाई हो गए। अब देखते हैं क्या करना है आपको। ये किसको आइडेंटिफाइड हुआ है मेरे को बताओगे? एंटिटी को, ऑडिटर को, क्योंकि आइडेंटिफाई किसने नहीं किए थे? एंटिटी ने। अब किसको आइडेंटिफाई हो गए? ऑडिटर को। तो ऑडिटर क्या करेगा? प्रॉम्प्टली कम्युनिकेशन रेलिवेंट इन्फो, info, yeah, that's a WhatsApp language, but you don't have to use the WhatsApp language in exam, okay? Promptly communication relevant info to other member of engagement team। सबसे पहले तो अपने टीम के साथ डिस्कशन करो, सीधा ये नहीं कि नाराज होकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैनेजमेंट के पास। तो पहले दूसरे से तो पूछ लो, क्या तो उसने पहले ही निकाल लिया हो। वेयर FRF फुल फॉर्म गलत। यही रहा है ना सुबह से। फ्रॉड रिस्क फैक्टर की मैंने कभी भी शॉर्ट फॉर्म, और मैंने पिछली क्लास में बोला था फ्रॉड रिस्क फैक्टर की शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगी। मैंने आपको हंसाने के लिए बोला। हाँ, और सोए सोए वो जाग गई बताने के लिए। मतलब कोमल ना, मतलब है एक्साइटेड हो जाती है, और वो भी है कॉन्फिडेंस में गलत। वेयर FRF एस्टैब्लिश आरपी रिक्वायरमेंट। FRF का मतलब अगर मैं सिंपल कहूँ, अकाउंटिंग रूल्स, AS लिख दो। फॉर एग्जांपल AS 18, अगर AS 18 कोई रिक्वायरमेंट बता देता है तो बढ़िया है, तो रिक्वेस्ट करो मैनेजमेंट को कि आइडेंटिफाई टू ऑल द ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। अगर मेरे को मिल गई थी तो फिर वो मैनेजमेंट को बताओ भाई इसको अच्छे से इवैल्यूएट करो, और रीजन इंक्वायर करो, ठीक है, इंक्वायर द रीजन फॉर फेलियर, कि पहले आप क्यों नहीं पहचान पाए, ठीक है। यहां पे आपको बन जाना है सास एक बहू की, मतलब ऐसी वैसी चीजें होगी, है ना। तीसरा, परफॉर्म द एप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर को आप यही लिख दो, फर्दर प्रोसीजर, सबसे इजी टर्म समझने के लिए। हाँ, फैप है ये। तो परफॉर्म द एप्रोप्रिएट सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपने क्या देखा? कम्युनिकेट कर दो अपनी टीम के साथ। दूसरे में आपने देखा अगर AS 18 बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट से पूछ लो और उनके रीजंस पूछ लो कि तुम क्यों नहीं पहचान पाई। तीसरे में फिर उसके ऊपर आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, किसके ऊपर? न्यू आइडेंटिफाइड के ऊपर। रिकंसीडर करो फिर से रिस्क, दैट इज रिकंसीडर द रैप। यही हो गया ना, रिकंसीडर द रैप। दोबारा से वो बोले 4 स्टेप्स को फिर से फॉलो करो। इफ नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट appears intentional, evaluate the implication। अगर इंटेंशनल है, अगर आपको पता ही लग गया कि ये जानबूझ के छुपाए गए थे, ठीक है, तो उसकी इंप्लीकेशन चेक करो फॉर ऑडिट। क्या था ये पॉइंट? अनआइडेंटिफाइड फैक्ट्स आपको आइडेंटिफाइड हो गए। पॉइंट नंबर 2, ये आपका है फैप का सेकंड। इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरपीटी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन मिल रहे हैं जो बिजनेस के दायरे के बाहर थी, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले देखोगे इंस्पेक्ट अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एंड इवेलुएट। तो देख लो क्या क्या है। बिजनेस रैशनल, पहले देखो कि क्या वो बिजनेस के लिए सूटेबल थी कि नहीं थी। बिजनेस रैशनल का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो चेक कर लो कि कहीं फ्रॉडुलेंट मैनर में तो नहीं ये किया गया, या कुछ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट या कंसील करने के लिए तो नहीं किया गया। दूसरे में देखो टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट है मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए ना। अब देखो जो मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर रही है आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं। तीसरे में ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड या डिस्क्लोज्ड।
तो सेकंड क्या है, फैब का सेकंड है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले अगर आपको मिलते हैं तो सबसे पहले देखो बिजनेस रैशनल के हिसाब से फ्रॉडुलेंट या मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होनी चाहिए। दूसरे में आपने देखना है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन है मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। तीसरे में प्रॉपरली अकाउंट या डिस्क्लोज कर दिया कि नहीं कर दिया। उसके बाद एविडेंसेस कलेक्ट कर लो कि वो ऑथराइज या अप्रूव थी कि नहीं थी ट्रांजैक्शन। तीसरा assertions that related party transaction were conducted on the terms equivalent to those prevailing in arm's length transaction। हेडिंग के साथ ये खत्म हो जाता है बस कि कुछ ऐसे assertions आपको आइडेंटिफाई करने हैं। assertion मतलब वही फीचर, अगर मेरे को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कोई assertion फाइंड आउट करना है यानी कि क्या कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई वो सच में अक्कर हुई थी कि नहीं हुई, कि फेक दिखा दी, क्या उसकी वैल्यू सही है कि नहीं है, मार्केट प्राइस पे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, उसका ओनर कौन है। तो ये सब वो कह रहे हैं कि अगर आपको रिलेटेड पार्टी का पहचानना है आर्म्स लेंथ प्राइस पे यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद ईटी। ईटी क्या, एंगेजमेंट। शुक्र है। शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन विद एंगेजमेंट टीम खत्म। ऑडिटर शैल शेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कितना अच्छा है, तू बोलेगी ऐसा। हाँ ध्यान से देखिए कैमरे के सामने सीधा सीधा, बस रुक गए। अब तो मैं बोलने में नहीं थी, ये था एंगेजमेंट। ओहो खाली वो ही सब चलेगी, कोई बात नहीं अब चलने दो। स्टैंडर्ड खत्म होने वाला है, स्टैंडर्ड के बाद अपन दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे अगले स्टैंडर्ड की। माफ करना दोस्तों, ठीक है। शेयरिंग रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, ऑडिटर शैल शेयर द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। वाओ व्हाट अ पॉइंट। कह रहे कोई भी रिलेटेड पार्टी की अच्छी इंफॉर्मेशन हो टीम के साथ भी बता देना, छोटे मोटे लोगों का और गरीबों का भला हो जाएगा। कम्युनिकेशन विद टीसीजी, टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी की फुल फॉर्म दोस्त चार्ज विद। इसका मीनिंग क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सबसे ऊपर वाले लोग, एमडी चेयरमैन। कह रहे हैं उनके साथ भी डिस्कशन कर लेना इन चीजों को लेके, भाई आपकी रिलेटेड पार्टीज कितनी है, ये ट्रांजैक्शन हुई वो हुई, कर लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, सभी को डॉक्यूमेंट भी कर लेना, छोड़ दो पेपर में आएगा डिस्कशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन या शेयरिंग। इसमें टोटल 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे पूरे स्टैंडर्ड में, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबल सोर्सेज और आर्म्स लेंथ प्राइस की डेफिनेशन। तो स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग में पहले ही लिख लेना 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं। लिखो जी लिखो, एक तो स्पीड फास्ट करो, पेपर नहीं पूरा होगा आपका 100 नंबर का। आपको क्या लग रहा है पेपर 80 मार्क्स का आएगा? 100 नंबर वाला पेपर आपको 140 नंबर का पेपर आता है, वो आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है। तो ये मत सोचना कि 3 घंटे का पेपर है, सिर्फ इकलौता ऑडिट का पेपर है या ITSM मैक्सिमम जो आपके पेपर पूरे हो सकते हैं 100 मार्क्स के। बाकी के लिए पहले ही डिस्क्लेमर है, पूरा नहीं होगा पेपर तो रिटर्न प्रैक्टिस अपनी हार्ड करके जाओ। यहाँ पे आपका 6 महीने 5 महीने 2 महीने हाथ दर्द होगा तो उसकी हैबिट बना के जाना, कहीं एक ही बार पहली बार सीधा वहीं पे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा हाथ टायर्ड हो जाए, दर्द हो जाए। तो स्पीड मेंटेन आपकी ड्यूटी। एस लिमिटेड होल्डिंग 60% शेयर्स इन डब्ल्यू लिमिटेड, 20% से ज्यादा है यानी कि रिलेटेड तो है ही है। एंड परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹40 लाख फ्रॉम डब्ल्यू लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। एमडी ऑफ एस लिमिटेड यानी कि एमडी पहले वाले का, ठीक है, इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी एंड नो नीड टू डिस्क्लोज द सेम। ही इज राइट, ही इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप आर्म्स लेंथ प्राइस वो तो दूसरी चीज हो गई ना। सबसे पहले आपको सारे आरपीआर और आरपीटी को प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, अकाउंटेड और डिस्क्लोज करना। पूरे स्टैंडर्ड में यही तो सीख रहे थे, उसी के ऊपर भी अगर आप गलत लिखा है ना तब तो बस फिर बेड़ा गर्क है।
As a statutory auditor, how would you verify the existence of related party and disclosure of related party transactions? Possible sources. सभी गलत है दोनों प्रोसीजर है तो फिर How would you verify the existence? एक तो possible sources आ जाएगा और एक objectives आ जाएंगे. Verify the existence वही है ना, possible sources कहाँ कहाँ से आप पहचान सकते हो, तो objectives और possible sources. शॉर्ट नोट ऑन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, कितना छोटा सा है, क्यूट सा, पेपर में भी ऐसे ही आता है. आता कितने का है? 4 नंबर का. प्राइस विल बायर एंड सेलर आर एग्री टू पे. बस हाँ. विद रेफरेंस टू 550, ये तो आपको मिल गई बर्फी. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स. ओहो सर, आपने तो बोला था 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 बार आ चुका है, गलती हो गई, फिर क्या हो गया? तो ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ चुका है ई, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आपको बिजनेस रैशनल चेक करना था, टर्म्स चेक करनी थी, कंपैटिबल है कि नहीं मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपरली अकाउंटेड डिस्क्लोज किया गया कि नहीं किया गया, और ट्रांजैक्शन ऑथराइज और अप्रूव थी या नहीं थी. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ अपने ऑफिस बॉय को प्रिंटर लेके आ जाओ, मतलब अपनी मर्जी से प्रिंटर लेके आएगा. एक ऑफिस बॉय है, रोज दूध लेके आता है 25 रुपए का पैकेट. हमने उसको बोला चल दूध तो लेके ही आता है, बंदे को लगा कि इतनी परचेसिंग अथॉरिटी आ गई है, कोई कैश दे के गया हुआ था, सर को पकड़ाने थे 20,000 पे, कल सर बात कर रहे थे यार प्रिंटर लेना है, जाके नीचे से प्रिंटर भी ले आया. तो ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड और अथॉराइज्ड होनी चाहिए. चलो बस अभी के लिए बहुत है इतना. ओके, थैंक यू.